हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 25 फॉर क्लास 7 हिंदी की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 22 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम पढ़ेंगे आश्रम का अनुमानित व्यय नामक पाठ, उसका एक गद्यांश जो है हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और बेटा अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने बेल आइकन भी प्रेस नहीं किया तो बेटा उसको भी प्रेस कर लें, क्योंकि उससे आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी किसी समारोह जैसे जन्मदिन, पिकनिक आदि का आयोजन किया है? सभी बच्चे अपना जन्मदिन तो ज़रूर मनाते होंगे और उसके लिए आप जो है कोई ना कोई आयोजन भी करते होंगे। आप जानते ही होंगे ऐसे किसी समारोह के आयोजन हेतु योजना बनाना और तैयारी करनी पड़ती है। यानी जब हम अपना बर्थडे मनाते हो तो आप देखते हो कि आपको कितने फ्रेंड्स को बुलाना है, किस किस जो रिलेटिव्स हैं उनको बुलाना है, और कितने रिलेटिव्स आएंगे उसके अनुसार ही आपको तैयारियां करनी होती हैं। समारोह के लिए क्या क्या सामान चाहिए, तो आपको समारोह में जो है आप कैसे मनाना चाहते हो उसके लिए आपको लिस्ट बनानी होती है। क्या सामान चाहिए, कितनी मात्रा में चाहिए, कितना व्यय या खर्च होगा आदि, इसका अनुमान भी लगाना पड़ता है। तो ये सारे कार्य जो है करने पड़ते हैं। इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका से लौटकर गांधी जी ने अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की। तो बेटा साबरमती जो आश्रम है उसके बारे में आप बच्चे जानते होंगे कि दक्षिण अफ्रीका से लौटकर गांधी जी ने अहमदाबाद में इस आश्रम की स्थापना की थी। इसके प्रारंभिक सदस्यों और सामान आदि का विवरण हमें आश्रम का अनुमानित व्यय नामक पाठ से मिलता है। तो प्रारंभिक जो सदस्य कितने हैं और उनमें क्या क्या खर्च होगा वो सब जो है हमें आश्रम का अनुमानित व्यय इस नामक पाठ से मिलता है। आइए पाठ से लिए गए इस गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देकर जाने कि हमने क्या सीखा। तो ये गद्यांश आपको दिया गया है। आरंभ में संस्था यानी जो आश्रम है उसमें 40 लोग होंगे। तो कितने लोग होंगे बेटा? आरंभ में 40 लोग होंगे। कुछ समय में इस संख्या के 50 हो जाने की संभावना है। तो यानी कुछ समय बाद ये जो है कि संख्या कितनी हो जाने की संभावना है? वो संख्या 50 हो जाने की संभावना है। हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना है। तो हर महीने लगभग कितने अतिथि? लगभग 10 अतिथियों के आने की संभावना है। इनमें 3 या 5 सपरिवार होंगे। तो हो सकता है बेटा 3 या 5 जो है वो अतिथि कैसे हों? वो सपरिवार हों, यानी अपने परिवार समेत हों। ठीक है, परिवार के साथ हों। इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सकें। यानी अगर एक परिवार आश्रम में आता है तो वो जो है औरों से अलग रह सके, ऐसी व्यवस्था उसमें होनी चाहिए। ठीक है, और शेष जो है एक साथ, यानी जो परिवार के साथ नहीं आते वो एक साथ रह लें, परिवार के साथ जो आते हैं वो अलग रह लें। ठीक, इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर हों। तो बेटा अगर परिवार के साथ आते हैं तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्या है कि 3 रसोई घर हों, और मकान जो है वो कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने तो सब लोगों के लायक जगह हो जाएगी। ठीक है, तो जो मकान है उसका जो बेटा क्षेत्रफल है वो बताया गया है। और परिवार वाले भी लोग अगर साथ आते हैं तो रसोई घर की व्यवस्था जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। 3 रसोई घर हों, मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने तो सब लोगों के लायक जगह हो जाएगी। इसके अलावा 3000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय, यानी अब जो लोग आएंगे उनके पढ़ने के लिए उनके लिए क्या चाहिए? उनके लिए पुस्तक चाहिए, उसके लिए पुस्तकालय बनाना होगा। तो 3000 पुस्तकें रखने लायक क्या होना चाहिए? पुस्तकालय और अलमारियां होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है? यहाँ पे एक आप कह सकते हो फ्रेम बनाया जा रहा है कि आश्रम जो है वो किस तरह से बना होना चाहिए ताकि लोग वहाँ पर ठहर सके, उनको कोई परेशानी ना हो, खाने पीने के लिए जो है कोई दिक्कत ना हो। इसलिए रसोई घर होने चाहिए, एरिया बड़ा होना चाहिए ताकि सभी लोग आराम से रह सकें। पुस्तकें जो है वो 3000 पुस्तकें रखने के लिए पुस्तकालय होना चाहिए। कम से कम 5 एकड़ जमीन जिसमें से कम 30 लोग काम कर सकें, और 5 एकड़ जमीन जो है वो अलग से होनी चाहिए जिसमें कि वो लोग जो वहाँ पर रहेंगे वो काम कर सकें। इतनी जो है कम से कम 30 लोग जो है वो एक साथ काम कर सकें, और इतनी खेती के औजार चाहिए। और इसके लिए क्या चाहिए बेटा? अब देखिए खेती करेंगे, 5 एकड़ जमीन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो खेती करेंगे तो खेती करने के लिए क्या चाहिए? औजार भी चाहिए।
तो औजार जो है उसमें कुदाली, फावड़े और खुरपों की ज़रूरत होगी। तो आपने भी बेटा बागवानी की है, घर में जो है आप छोटे जो पौधे हैं वो लगाते होगे, गमलों में लगाते होगे, तो उसके लिए आपको औजार तो चाहिए होते हैं। ठीक है, तो फावड़े, खुरपी, ये जो औजार हैं, कुदाली है, ये सभी खेती करने के लिए ज़रूरत के औजार होते हैं। तो अब हम बेटा इस गद्यांश के आधार पर यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को हम करेंगे। तो देखिए, चित्र देखकर बताइए कि ये कौन है। तो सभी बच्चे जानते हैं इनके बारे में, ये कौन है? महात्मा गांधी। ठीक है, तो जिनको हम बापू के नाम से जानते हैं, महात्मा गांधी। और इनका पूरा नाम क्या है बेटा? मोहनदास करमचंद गांधी। उसके बाद देखिए प्रश्न 2, इतनी तैयारियां किस लिए की जा रही थी? तो आश्रम में इतनी तैयारियां, जो अतिथि आएंगे, अतिथियों के ठहरने के लिए की जा रही थी। यही इसका जो है आप उत्तर लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए बेटा प्रश्न 3 है, हर महीने औसतन कितने अतिथियों के आने की संभावना थी? तो हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना थी। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न 4 है, सपरिवार आने वाले अतिथियों के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए? तो सपरिवार आने वाले अतिथियों के लिए बेटा जो क्षेत्रफल है यानी मकान है वो बड़ा होना चाहिए, ताकि परिवार एक साथ रह सके। ठीक है, तो ये बेटा करते हैं इसका आंसर। सो बेटा यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे। तो देखिए, सपरिवार आने वाले अतिथियों के लिए कैसी व्यवस्था होनी चाहिए? हमने चैप्टर में पढ़ा ना कि सपरिवार आने वाले अतिथियों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि परिवार के लोग एक साथ रह सकें। ठीक है, और बाकी जो परिवार के साथ नहीं आए हैं वो बेशक जो है सब इकट्ठे रह जाएं। तो सपरिवार आने वाले अतिथियों के लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि परिवार के लोग एक साथ रह सकें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 5, क्या आपने कभी बागवानी से संबंधित या खेती से संबंधित कार्य किया है या किसी को खेती से संबंधित कार्य करते देखा है? इस आधार पर आप बताइए कि खेती करने के लिए कौन कौन से औजार चाहिए और उनकी सूची बनाइए। तो बेटा देखिए, बागवानी या जो घर में पौधे लगाते हैं, आप बच्चे भी घर में पौधे लगाते होंगे, जैसे मैंने अभी बताया कि उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए औजार चाहिए कार्य करने के लिए। ठीक है, और खेती करने के लिए तो और भी बड़े बड़े औजार चाहिए। घर में तो चलो हम जब गमले में पौधे लगाते हैं तो खुरपी है या इस तरह के जो औजार हैं, छोटे औजार, उनसे कार्य हो सकता है। लेकिन जब एक बड़े लेवल पे खेती की जाती है तो उसके लिए बड़े बड़े औजारों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आप बताएंगे, पहले तो आप बताएंगे कि क्या आपने कभी अथवा बागवानी से संबंधित खेती अथवा बागवानी से संबंधित कार्य किया है? तो बेटा आई होप सबने जो है थोड़े कभी ना कभी प्लांट्स जो है जरूर लगाए होंगे। ठीक है, तो आप आंसर में लिख देंगे हाँ, हमने बागवानी से संबंधित कार्य किया है। अथवा किसी को खेती करते हुए, आप गांव में विजिट किया हो आपने, तो आपने जरूर किसी न किसी को खेती करते हुए देखा होगा। ठीक है, तो आइए बेटा इसका आंसर करते हैं। सो बेटा यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे प्रश्न 5 का। देखिए, हाँ हमने खेती या बागवानी का कार्य किया है और इस कार्य को करने के लिए जो है निम्नलिखित औजारों की आवश्यकता होती है। तो कौन से औजार चाहिए? जैसे कुदाल है, फावड़ा, दराती होती है बेटा, खुरपी होती है, हल, हंसिया, और भी लिख सकते हो बेटा, ट्रैक्टर की जरूरत होती है। ठीक है, तो और भी बहुत सारे ऐसे औजार होते हैं जो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर इनके अलावा आपको और पता है तो ये थी बच्चों आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।